हाँ बच्चों, अब अगला प्रश्न आप लिखिए। इसे चैप्टर में भाग 2 के अगला चैप्टर है। अगला प्रश्न है, नक्सलवादी आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। नक्सलवादी आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो यह पाठ है, अध्याय है, उसमें हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ थीं, कौन सी घटनाएं हुईं जिससे लोकतंत्र पर संकट उत्पन्न हुआ। तो पहले हमने पढ़ा आपातकाल। आपातकाल एक ऐसी घटना थी जिससे लगा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। वह हर कदम उठाए गए जो एक तानाशाही शासन व्यवस्था में संभव होती है, वह लोकतंत्र में संभव बना दी गई। अब उसी के क्रम में एक अगला प्रश्न है, नक्सलवाद। नक्सलवाद एक ऐसी क्या कहते हैं, एक ऐसी विचारधारा है जो हत्या और खून खराबा में विश्वास रखती है। तो यह भी आंदोलन जब अपने चरम पर था तभी ऐसा लगा कि हो सकता है लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न हो जाए। उसी के बारे में हम इस प्रश्न में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न हमारा है, नक्सलवादी आंदोलन का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब हेडिंग डालिए उत्तर लिख करके, नक्सलवादी आंदोलन। हेडिंग है आपका नक्सलवादी आंदोलन। पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी प्रखंड में, पश्चिम बंगाल, सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में एक प्रखंड है नक्सलबाड़ी। तो पश्चिम बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के क्षेत्र में 1967 में एक किसान विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय नेताओं ने किया था। नक्सलवादी पुलिस थाने से प्रारंभ हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे भारत के अन्य प्रांतों में, यानी राज्यों के जिलों में फैल गया। इसी आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मुझे यह लगता है कि इसकी उत्पत्ति नक्सलबाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र से हुई, इसलिए यह नक्सलवादी आंदोलन के नाम से पूरे देश में मशहूर हो गया, प्रसिद्ध हो गया। अब उसके बाद अगली हेडिंग डालिए। इसके लिखने के बाद गुरिल्ला युद्ध। अगली हेडिंग है गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध माने होता है छापामार युद्ध। अचानक पुलिस पार्टी पर हमला कर देना या अचानक किसी सरकारी ऑफिस पर हमला कर देना, हत्याएं कर देना, लूटपाट कर देना, उसी को गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है, छापामार युद्ध। तो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत, हेडिंग है गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत। 1969 में नक्सलवादी सीपी मजूमदार सीपीएम नहीं, सॉरी, इसको आप दोबारा सुनिए, गलत हो गया है। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत, इसके बाद लिखिए 1969 में नक्सलवादी सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से अलग हो गए। जो नक्सलवादी ग्रुप था वह सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो गया और उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई। यानी 1971 में जो नक्सलवादी सीपीआईएम से अलग हो गए, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा सीपीआई। पोस्ट में लिखिए मार्क्सवादी लेनिनवादी। सीपीआई लिखने के बाद पोस्ट में मार्क्सवादी लेनिनवादी बनाई और इसका नेतृत्व चारू मजूमदार के हाथों में था। चारू मजूमदार के नेतृत्व में जो पार्टी गठित की गई वो उसका नाम था सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी। इनका कहना था, यानी जो मार्क्सवादी लेनिनवादी जो नई पार्टी बनी चारू मजूमदार के नेतृत्व में, इन लोगों का कहना था कि भारत में लोकतंत्र मात्र एक भ्रम है, एक छलावा है, अतः एक क्रांति की आवश्यकता है। इस क्रांति को संपन्न करने के लिए इन लोगों ने छापामार युद्ध की शुरुआत की, गुरिल्ला युद्ध की
शुरुआत की। इसको हमारे समझ से आप समझ गए होंगे। जैसे CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, उसी से अलग होकर के चारू मजुमदार के नेतृत्व में एक अलग पार्टी बनाई गई, CPI मार्क्सवादी लेनिनवादी। इनका कहना यह था कि जो भारत का लोकतंत्र है वो मात्र भ्रम है, वास्तव में नहीं है। इसको हटाने के लिए एक क्रांति की आवश्यकता है, और उसी क्रांति को लाने के लिए इन लोगों ने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी। अगली हेडिंग डालिए, नक्सलवादी कार्यक्रम। अगली हेडिंग है नक्सलवादी कार्यक्रम। इस आंदोलन के समर्थकों ने धनी भू स्वामियों से, जिनके पास अधिक भूमि थी, जो जमींदार लोग थे, इस आंदोलन के समर्थकों ने धनी भूमि स्वामियों से उनकी ज़मीन बलपूर्वक छीन ली और उसे गरीब भूमिहीनों में वितरित करने का कार्यक्रम चलाया। इसके लिए उन्होंने हिंसक साधनों का सहारा लेना भी प्रारंभ कर दिया और काफ़ी हत्याएं इस आंदोलन के कारण काफ़ी हत्याएं हुई थीं। अगली हेडिंग डालिए, नक्सलवाद का प्रभाव एवं प्रसार। नक्सलवाद का प्रभाव एवं प्रसार। 1970 के दशक में, 1970 का जो दशक चला, 1970 के बाद 1970 के दशक में भारत में 9 राज्यों, भारत के 9 राज्यों के लगभग 75 जिलों में नक्सली हिंसा का प्रभाव बढ़ गया था। ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ जो काफ़ी पिछड़े हुए थे, आदिवासी जातियाँ वहाँ रहती थीं, अभी विकास इन क्षेत्रों में नहीं हो पाया था और ये लगभग आधुनिक जीवन से वंचित थीं। उन क्षेत्रों में उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती थी, शोषण होता था उनका, बेरोजगारी बेगारी की बहुतायत थी और ये लोग भयंकर गरीबी और असहाय का जीवन जी रहे थे। शिक्षा का कोई साधन नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में नक्सलवाद को विकसित होने का एक बहुत ही अच्छा वातावरण मिला। उनके अभाव का इन लोगों ने लाभ उठाया और उनके अंदर नक्सलवाद के प्रति उनका रुझान कायम करने में उनको सहायता मिली। अब अगली हेडिंग डालिए, नक्सलवादी आंदोलन और कांग्रेस। नक्सलवादी आंदोलन और कांग्रेस तथा उसकी रोकथाम। पूरी हेडिंग रहेगी, नक्सलवादी आंदोलन और कांग्रेस तथा उसकी रोकथाम। 1969 में, उसके आगे लिखिएगा हेडिंग के बाद, 1969 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उसने नक्सलवाद को दबाने के लिए कठोर कदम उठाया और बिना किसी समझौते के इसका दमन करना प्रारंभ कर दिया। उसका उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को कुचल दिया जाए, पर यह आंदोलन धीमा नहीं पड़ा। यह आंदोलन जो है धीमा नहीं पड़ा और धीरे धीरे इसका हिंसात्मक स्वरूप जो था वह बढ़ने लगा और कई राज्यों जैसे झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में इसका प्रभाव फैल गया था। लेकिन समय समय पर सभी सरकारों ने इस नक्सलवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाया। कुछ मानवाधिकारवादियों ने इसकी आलोचना भी की कि इससे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और यह जनता का आंदोलन है। इस आंदोलन में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और कई सैनिक, अर्धसैनिक बल के जवान भी शहीद हो चुके हैं, पुलिस के लोग शहीद हो चुके हैं। अब धीरे धीरे इस आंदोलन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। अब यह बहुत ही कम क्षेत्रों में सीमित होकर के रह गया है। अभी आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले सुकमा में, झारखंड के सुकमा ज़िले में अचानक ही नक्सलवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 75 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। बड़ी दारुण स्थिति थी। उसके बाद भी जब इनको कुचला जाता है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, तो मानवाधिकार के नाम पर इनका पक्ष लेने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, जिन्हें हम शहरी नक्सली कहते हैं, अर्बन नक्सली कहते हैं।
तो इस प्रकार आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। लोकतंत्र के खतरे के अंतर्गत हमने दो खतरे का अध्ययन किया, एक आपातकाल और दूसरा नक्सलवाद। इसके बाद पुनः हम अगले प्रश्न पर अगले दिन आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग ऐसे ही परिश्रम से, मेहनत से अध्ययन करते रहिए और इस विषम परिस्थिति में भी बिना घबराए, बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ आगे निरंतर बढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।